राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी के जिला कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। हाजी मोहम्मद सरताज को सौंपी गई जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी। आजमगढ़ से चलकर आए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पदाधिकारियों ने शाहजहांपुर के एमन जलाल नगर में पार्टी कार्यालय का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रशादी, मौलाना एजाज नदवी, नसीम खान, जकारिया, फैजान, मुस्तकीम खान, वसीम खान, नदीम खान, इरशाद इदरीसी, रशीद इदरीसी, इमरान खान, नईम इदरीसी, अच्छन खान, अयूब, मोहम्मद अदनान, महफूज, अनीस, आसिम, आमिर, कबीर, शकील, लई, मोहम्मद नबी, फैसल, आमिर, शानू, पंकज, रईस, शाकिर, उस्मान इदरीसी आदि लोग मुख्य रूप से शामिल रहे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरताज को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने व पदाधिकारियों ने फूलों का हार पहनाकर स्वागत सम्मान किया एवं मनोनयन पत्र देकर जिले की अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उन पर भरोसा जताया। साथ ही पार्टी के संगठन को शाहजहांपुर में मजबूती देने की बात कही। इससे पहले मोहम्मद सरताज एआईएम पार्टी के जिला महासचिव के पद पर रह चुके हैं। इस दौरान पार्टी के प्रवक्ता तलहा रशादी ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए पार्टी की नीतियों पर रोशनी डाली। साथ ही राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी का गठन कब हुआ, पार्टी ने अब तक आवाम की कितनी मदद की और जनहित की मांगों पर कैसे काम किया एवं कौन कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठाए आदि तमाम जानकारी दी। जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज डे। चाहते क्यों? पसमानदा समाज को न्याय दिलाने के लिए आप निकले हैं, आवाम को न्याय दिलाने के लिए आप निकले हैं, शोषितों की आवाज उठाने के लिए आप निकले हैं। तो ये सब चीजें चुनाव के टाइम ही क्यों सामने आती हैं? इससे पहले क्या आपने न्याय दिलाने की बात कभी सोची? मैंने देखिए, चुनावी मौसम है, नगर निगम चुनाव चल रहा है और चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं, तो आप निकल के आए हैं सामने। क्या इससे पहले भी कभी आपने आवाज उठाई है? मैंने आपको बताया, इससे पहले कभी शाहजहांपुर आप आए? मैंने आपको बताया कि पार्टी का गठन 2009 में हुआ। गठन हुआ था पार्टी आवाज से पहले भी, और शाहजहांपुर में हम इससे पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और यहाँ पे मंसूरी साहब मौजूद हैं जो हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पे पार्टी काम कर रही थी, ऐसा नहीं कि पार्टी यहाँ काम नहीं कर रही थी। लगातार किसी भी चीज की शुरुआत ऐसी होती है, धीरे धीरे होती है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पदाधिकारी बदलते हैं, पदाधिकारी नए आते हैं। इससे पहले पार्टी के अन्य जिम्मेदार आए थे। मेरा पहला सफर है जाती तौर पे मेरा, पार्टी के जो इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे वो आ चुके हैं, पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि पहली बार पार्टी में आई है। और मैंने आपसे ये भी कहा कि आप जो काम की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे खुद ही कहा कि मैं अपने काम को खुद गिनाऊं, उसके असर से ज्यादा मैंने एकदम सीधे एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बता दिया कि आप गूगल पे सर्च करके जान सकते हैं कि हमारे कार्य क्या है। गूगल पे सर्च करने से काम थोड़ी चलता है। आपने जमीन पर क्या किया है? जमीनी की तो बात कर रहा हूँ। आपकी न्यूज बना के हम लोड कर देंगे, गूगल पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आवाम के लिए आपने क्या किया है? प्रदर्शन कितने किए हैं, धरने किए, उनकी आवाज उठाई है? आप बता रहे हैं मंसूरी समाज के ये साहब, समाज नहीं, फिर आप मंसूरी साहब ठीक, मैं आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने कभी शाहजहांपुर में आवाम के लिए कोई आवाज उठाई है, कोई प्रदर्शन किया है? हाँ, चलिए, आपका जो सबसे पहले ये सवाल था पसमानदा समाज, जहाँ से आपने सबसे पहले सवाल का वो तो मैं उसी पे बात करता हूँ। पसमानदा पे आ जाइए। पहली कड़ी से ही शुरुआत करता हूँ। एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने जो पसमानदा कहा था, पसमानदा उर्दू का लफ्ज है, उसका मतलब होता है शोषित और पीड़ित। उसमें एक जनरल कैटेगरी का भी पसमानदा हो सकता है, और पसमानदा जो आजकल राजनीति में चल रहा है कि पसमानदा समाज मुसलमानों का, वो तबका जो ओबीसी और अन्य जो एमबीसी कह लीजिए, ओबीसी कह लीजिए, और जो एससी भी आता है मुसलमानों का एक तबका, एससी में भी। अब उसी पे अगर पहले सवाल पे हम चले तो आर्टिकल 341 है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, आर्टिकल 341 संविधान का एक आर्टिकल है, जिसकी आर्टिकल 341 की धारा 3 है, सब कैटेगरी, जिसके तहत मुसलमानों में नट, भाट और इस तरह की जो और अति पिछड़ी जातियां हैं वो एससी के वर्ग में आती है। ये मेरा सवाल का जवाब नहीं हुआ। आप काउंटर करेंगे तो कैसे? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। चलाना आपको, काटना आपको, पूरी बात काट दीजिएगा। तो मेरी बात पूरी, आपने कहा आपने आंदोलन किया कि मैं आपके सबसे पहले सवाल का जो सबसे पहला टुकड़ा था उससे जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। आप उठाकर देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अकेली एक राजनीतिक दल था और अकेला एक आंदोलन था जिसने जंतर मंतर दिल्ली में 14 दिन तक उपवास किया, धरना दिया, भूख हड़ताल की। कि आर्टिकल 341 में जो एक स्पेशल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर एक वो लगा दिया गया है, जिसकी तहत जो मुसलमानों के नट, भाट और अति जो तमाम इस तरह की बहुत पिछड़ी जातियां वो एससी में आती हैं। अगर उन्हें एससी का दर्जा मिलता तो उनको शिक्षा में आरक्षण मिलता। कई हजार लोग आज हमारे आईएएस पीसीएस होते हैं, और जो छोटे मोटे सबऑर्डिनेट और एसएससी की जॉब है वो तो कई लाख में होती।
उनको अगर आरक्षण वो एससी का मिल रहा था तो आज कई ऐसी सीटें हैं जैसे नगीना है बिजनौर की, मुस्लिम बहुत सीटें, पर वहां पे जब भी चुनाव लड़ेगा कोई एससी समाज का लड़ेगा, मुसलमान वहां लड़ नहीं सकता। ऐसे कितने सारे एमएलए एमपीज आपके होते हैं। आप शासन प्रशासन में आपकी मजबूत नुमाइंदगी होती है, पर जानबूझकर एक साजिश के तहत कांग्रेस की नेहरू सरकार ने 1951 में उस पर बैन लगा दिया, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर, जिसकी समय सीमा सिर्फ 6 महीना होती है, पर लगातार उसे एक्सटेंड करते रहे। उसके लिए पूरे भारत में हम लोगों ने आंदोलन चला रहे हैं, लगातार चलाते आ रहे हैं। इससे पहले भी पार्लियामेंट में धरना दिया। अभी मोदी जी की सरकार ने जो न्याय सोशल जस्टिस मंत्रालय है उसने एक लेटर जारी किया और लोगों से संवाद कर रहे हैं कि क्या इसको हटाया जाए तो क्या नुकसान है, रखा जाए तो क्या फायदे हैं। ये एक आवाज है। इसके बाद जो तमाम इस तरह के मुद्दे होते हैं जनरल के, हमारा कोई एमपी एमएलए नहीं है कि हम कोई आपसे बताएं कि हमने सड़क निर्माण कराया या हमने क्या, वो भी हमने वो पूछा भी नहीं, हमने तो सवाल नहीं किया आपसे क्या मुसलमानों के जो इश्यूज हैं खासतौर पे, क्योंकि मुसलमानों के बीच हम काम करते हैं ज्यादा, तो मुसलमानों के जो इश्यूज हैं बेसिकली आप ये जानिए कि आज की तारीख में मुसलमानों के 2 बेसिक इश्यूज हैं। वो नाली, सड़क, खंजा। उसके मोहल्ले में दवाखाने नहीं बनते, उसके मोहल्ले में पुलिस खाने बनते हैं, डाकखाने नहीं बनते, उसके यहाँ इस तरह की चीजें जो बुनियादी विकास की चीजें वो नहीं होती। हर जगह इस तरह की होती। मुसलमानों के 2 बुनियादी मुद्दे हैं, थाना, तहसील। थाने पे पैरवी बेगुनाह वो उठाया जाता है, उसके साथ जुल्म होता है, गलत पैसे की वसूली होती है, तहसील में भी यही होती है। इस तरह की पैरवी लगातार उलमा काउंसिल करती है और ये इसकी सबसे बुनियादी पहचान है कि मुसलमानों के जो बुनियादी मसले हैं कि भैया किसी बेगुनाह को आई, पुलिस उठा के लेके चली गई, उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं होता। शाहजहांपुर में बस के हमने एक हेल्पलाइन बनाई हुई है, मैं आपके जरिए बता भी सकता हूँ, 0522410404 हमारा नंबर है। और पूरे प्रदेश से क्या पूरे देश से लोगों के फोन आते हैं, हम जहां तक उनकी मदद कर सकते हैं। जहां यूनिट के लोग हैं उन्हें भेजते हैं फोन करके, कहते हैं। जहां यूनिट के लोग नहीं भी है, हमारी जहां कार्यकारिणी नहीं है, वहां पे भी लोगों की मदद। शाहजहांपुर में भी ऐसे मामले सामने आए होंगे, बेगुनाह को उठाया गया होगा, जी। तो शाहजहांपुर में आपके जो पदाधिकारी हैं जी, क्या कभी कोई ऐसा मामला उन्होंने निपटाया है? अब देखिए शाहजहांपुर का एक मसला मुझे याद आ रहा है, डॉक्टर निजामुद्दीन साहब जब थे तो कोई बड़ा मैटर था, हम लोगों ने हल किया था, कई साल हो गया उस पे, कई दिन तक आंदोलन भी चला था, कई लोग उसमें फर्जी मुकदमे हुए थे, कुछ कोई मामला था उस पे लोगों ने सड़क जाम वाम कर दी थी, उस पे कई सारे लोग हो गए थे। मुझे एग्जैक्ट अगर पता रहता कि आप इतना इंक्वायरी करेंगे तो मैं पूरा डेटा लेके आया होता, पर इतना मुझे भाई ये काम तो आपका है, मीडिया का काम तो सवाल करना तो आप है। बिल्कुल ये हमारा काम थोड़ी ना कि आप लाए नहीं मैंने आपको लाए, बताया। मेरा काम सवाल करना है, जवाब देना आपका काम। आप लाओ या ना लाओ, इससे मुझे मतलब नहीं है ना। मैंने एक मैटर भी पैरवी किया, मुझे पूरी डिटेल पूरी याद नहीं तो ये आपके शाहजहांपुर के लोग बताएंगे। जो शाहजहांपुर में अभी तक नहीं हुआ है, अगर अब से कोई शोषित वंचित आपको दिखे तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पदाधिकारियों से और जो नंबर बताया गया उस पर राब्ता करिए, अब से होगा। बिल्कुल। हम तो आप 2008 की बात कर रहे हैं, हम 2008 से 22 से पहले की बात कर रहे हैं। बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर था, कांग्रेस के दौर में हुआ था। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक लौती ऐसी पार्टी है जो मुकदमा भी उस फर्जी इनकाउंटर का लड़ती है। उस पर एक फिल्म भी बना दी, उस फिल्म के बैन के खिलाफ भी हम गए। उसमें मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाने की कोशिश की गई। 2 लड़कों को आजमगढ़ के मार दिया गया। आजमगढ़ का नाम आपने आतंकगढ़ अखबारों में पढ़ा सुना होगा, टीवी डिबेट में देखा होगा। उसके बाद से जब से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल खड़ी हुई और उसने बताया कि जो देश का जो हिस्सा एक सबसे अहम आजमगढ़ है, उसको जो आतंकगढ़ है सरकार ने, मीडिया ने बना दिया है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान वहां इकोनॉमिकल और दूसरी एतबार से मजबूत हो गए, इनको कैसे इनकी कमर तोड़ी जाए। आज इसके अलावा पूरी ट्रेन, पहले इतिहास में इस तरह का किसी ने आंदोलन नहीं किया है। पूरी ट्रेन लखनऊ से बुक करके दिल्ली लेके गई, यही फर्जी एनकाउंटर बटला हाउस के। और इस तरह की तमाम लड़ाइयां हैं। क्या उस पर क्या एक्शन लिया सरकार ने? सरकार ने देखिए, असल चीज होती है जब कोई इस तरह का कांड होता है, पूरी कमेटी का मॉरल टूट जाता है। सिर्फ बटला हाउस जो एनकाउंटर था, अभी मौलाना ने बताया कि एक फिल्म भी बनी। आप क्या मुसलमानों के इस देश में इससे पहले एनकाउंटर नहीं हुए, लगातार होते रहे और लगातार होते भी आ रहे हैं। पर एक इनकाउंटर पे जब आप संगठित होकर, जो मैंने जो शुरू में बात की थी, जब आप मुतहिद होकर जमहूरियत में, लोकतंत्र में एक मजबूत आवाज बनकर किसी चीज का प्रतिरोध करते हैं, गलत चीज का, तो वो एक मिसाल बनता है। बटला हाउस इनकाउंटर एक ऐसा था पूरे देश में कि जो एक मिसाल बना। और आज भी जब भी कोई चुनाव होता है लोकसभा का, आप देख लीजिए, चाहे कहीं भी चुनाव होता है तो बटला हाउस का जिन बाहर आ जाता है,
क्यों मुसलमानों का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई 100 इनकाउंटर हो गए, बड़ी बड़ी हमारे लीडरान रहे, बड़ी बड़ी क्यादतें रहे, यहाँ तक कि मुसलमान डिप्टी सीएम भी रहा, मुसलमान मार दिया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने इस काउंटर के खिलाफ एक तहरीक खड़ी की, एक आंदोलन खड़ा किया, एक जन आंदोलन चलाया और आज बटला हाउस एक इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि जब भी चुनाव होता है तो बटला हाउस का चिन्ह निकलकर बाहर जरूर आता है। दूसरी बात, इस मुद्दे पे फिल्म बनी, उसके बाद लगातार मुसलमानों का इनकाउंटर, कई साल तक कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ। ये जो इनकाउंटर ये एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा कि आजमगढ़ के बच्चे मारे गए या मेरे या आपके 2 बच्चे मारे गए, ये पूरी कम्युनिटी का मॉडल इससे डाउन होता है। पूरी कम्युनिटी को जब मुसलमानों को बटला हाउस से जोड़ा जाता है तो पूरे मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाने की कोशिश करता है मीडिया का एक तबका, उसके खिलाफ कि मुसलमान इस देश के लिए उतना ही जरूरी है जितना कोई अन्य जरूरी है। मुसलमानों ने इस देश के लिए उतनी ही कुर्बानी दी, बल्कि उससे ज्यादा कुर्बानी दी जितने अन्य लोग थे। आप देख लीजिए 1857 के गदर के बाद दिल्ली से लेकर मेरठ तक 50,000 से ज्यादा मुस्लिम उलमाए किराम की गर्दनें उनके धड़ से अलग करके लटका दी गई। तो ये देश बराबरी से सबके लिए बराबर है। ये इस तरह के तमाम आंदोलन जब पूरी कम्युनिटी का मॉडल डाउन किया जा रहा था बटला हाउस के मुद्दे पे, तो मुसलमानों की आवाज बनकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल खड़ी हुई थी। विधानसभा चुनाव इस तरह के मुद्दे में अभी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं, जी। तो आपके यूपी में कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे थे? देखिए, अभी जो इससे पहले 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, हम लोगों के पास प्रत्याशी बहुत सारे थे। हम लोगों ने एक मंशा के तहत, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया गया था कि जो फासिस्ट ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनको दोबारा सत्ता में आने से रोकना है। और जो इस तरह के दल हैं, सबको एक जरूरत है इस बात की कि फासिस्ट ताकतों को रोका जाए। तो इसलिए हम लोगों ने गिनी चुनी सीटों पे चुनाव लड़ाया था। हम लोगों ने कहाँ? आजमगढ़ में चुनाव लड़ाया था, हमने देवरिया में चुनाव लड़ाया था, हमने आपके बलिया में चुनाव लड़ाया था, हमने जौनपुर में चुनाव लड़ाया था, वेस्टर्न यूपी के कुछ जिलों में, मुरादाबाद में कुछ जगहों पे चुनाव लड़ाया था, शाहजहांपुर में चुनाव नहीं लड़ाया। जहां पर आपने चुनाव नहीं लड़ाया तो आपकी पार्टी ने किसी पार्टी को समर्थन किया? नहीं, हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोगों ने जो इस तरह की पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां जो सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की उसमें है, आप उनको अपनी सूझबूझ से उन्हें वोट दे सकते हैं। जहां पर मुस्लिम पार्टियां हैं जो मजबूत है या जो आपकी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे अन्य इस तरह की जगह, उन्हें मजबूत करें। नहीं तो समर्थन करना चाहिए ना, खुल करके आना चाहिए था। पार्टी का कोर का फैसला है ना, पार्टी तय करेगी क्या करेगा। अब ये भी आप तय करेंगे। नहीं, हम थोड़ी तय कर रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं, तय तो आप सवाल का करें। जवाब हो गया था। अच्छा, आपको बता ये दें सवाल का जवाब कि हमने ये तय किया था। और तो फिर इसमें समर्थन नहीं करेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है इस चुनाव में। किस चुनाव? मेयर का आप चुनाव लड़ाएंगे? क्या वो पार्टी कोर कमेटी अभी ये काम फिर हुआ है कि लड़ाएंगे। फैसला करेंगे आपको। अच्छा, नहीं लड़ाएंगे। अभी तय का ये तो आज उद्घाटन है सिर्फ। आज तो कार्यालय का उद्घाटन है। कार्यालय का उद्घाटन है तो प्लानिंग के तहत आप आए हैं ना, कार्यालय का उद्घाटन करने आए तो ये मंशा तो तय की होगी कि लड़ाना है या नहीं लड़ाना है। हाँ, वो कुछ प्लानिंग अभी पहली मुलाकात। अच्छा, मतलब कुछ अगली बार के लिए भी सवाल छोड़ दीजिए। अच्छा, फिर बैठा जाएगा, फिर आपको सूचित करेंगे, सब आज ही जवाब दे देंगे, अगली बार आप आएंगे ही नहीं हमारे पास कि भाई सब तो हमें पता ही चल गया चुनाव तक का। नहीं तो जब आप जवाब ही नहीं देंगे तो हम अगली बार आएंगे क्यों? आप जब जवाब ही नहीं देंगे तो अगली बार क्यों आएंगे? मालूम अगली बार भी नहीं देंगे। अच्छा, आप अपना परिचय तो करा दीजिए। परिचय तो ये कराएंगे जिन्होंने बुलाया हमें।